Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is our second lecture on subatomic physics, and the title of this top lecture is Interaction of Radiation with Matter. Before going into detail of this lecture, first we see what is radiation. What is radiation? The term radiation means the emission of energy from source. Not only the emission of energy, but also propagation. We can say the emission and propagation of energy from space from source into space, या through space into material in the form of wave or particles. डिटेल में हम इसको अगर थोड़ा देखें रेडिएशन को, तो असल में ये एनर्जी होती है. रेडिएशन को एनर्जी कह सकते हैं. वो एनर्जी जो रेडिएशन की फॉर्म में मिट होती है सोर्स से और फिर प्रोपेगेट करती हैं स्पेस में, यानी स्पेस में मूव करती हैं, फैलती हैं. किस शक्ल में? वेव या पार्टिकल की शक्ल में. तो वेव या पार्टिकल की शक्ल में एनर्जी की स्पेस में प्रोपेगेशन और इसका एमिशन किसी भी सोर्स से, इसको हम कहते हैं रेडिएशन. और अगर हम सराउंडिंग में देखें तो बहुत सी टाइप की रेडिएशन हमें नजर आती हैं, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कॉमनली नजर आती हैं वो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. और सूरज से आने वाली रोशनी जो है, जो हम देखते हैं, वो सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं है, विजिबल रेडिएशन ही नहीं है, बल्कि इनविजिबल भी है. तो बहुत किस्म का पूरा स्पेक्ट्रम सूरज से रेडिएशन का मिट होता है. ये फिर स्पेस में प्रोपेगेट करता है पहले, फिर इसके बाद मीडियम में प्रोपेगेट करता है यानी कि एयर में, और फिर हम तक पहुंचता है. तो यही रेडिएशन जो है, इनको हम इन्हीं वेव्स को हम रेडिएशन भी कह सकते हैं. लेकिन असल ये है कि रेडिएशन जो वेव्स आती हैं सूरज से, ये सिर्फ इन्हीं को रेडिएशन नहीं कह सकते, बल्कि अगर पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं एक खास डायरेक्शन में, तो उन्हें भी हम रेडिएशन कहेंगे. सो इस बेस पर हम रेडिएशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पार्टिकुलेट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हैं जिनमें फोटॉन्स होते हैं और वो एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं सोर्स से निकलकर, जबकि पार्टिकुलेट रेडिएशन में पार्टिकल्स होते हैं. और ये पार्टिकल जो हैं, ये पार्टिकल ये भी डायरेक्टेड होते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो कहीं पार्टिकल आपको एक ही तरफ से, ग्रुप ऑफ पार्टिकल एक ही तरफ दौड़ता हुआ नजर आए, तो हम कहेंगे ये पार्टिकुलेट रेडिएशन है. और पार्टिकुलेट रेडिएशन ऑल्सो एनर्जी होती हैं, जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल, अल्फा बीटा पार्टिकल और गैमा रेज, ये सारी के सारी रेडिएशंस हैं. अल्फा और बीटा पार्टिकुलेट रेडिएशन है, जबकि गैमा जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो इंटरेक्शन या पैसेज ऑफ रेडिएशन विद मैटर है. लेकिन अगर हम इस पैसेज को, रेडिएशन को पैसेज देखें मैटर में, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पैसेज में बताना पड़ेगा पार्टिकुलर रेडिएशन की भी पैसेज या इंटरेक्शन विद मैटर, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो पहले हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन विद मैटर. पार्टिकुलेट रेडिएशन की डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसको बाद में हम कमिंग लेक्चर्स में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन को देखेंगे. पार्टिकुलेट रेडिएशन की डिटेल में इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, और इन सब की डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल. सो अगर हम हर पार्टिकल की इंटरेक्शन को देखेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा. सो यहाँ हम पहले फोकस करते हैं फोटोन की इंटरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटरेक्शन विद मैटर. लेकिन उससे भी पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, और उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मैस और फिजिकल फॉर्म की. और आपको ये तो पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई मैस नहीं होती, ना कोई फिजिकल फॉर्म होता है, यानी ये लोग लिक्विड, सॉलिड, गैसेज या प्लाज्मा किसी शक्ल में नहीं होते, बल्कि ये तो एनर्जी होती है और ये मोस्टली इनविजिबल होती है. सो इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई मैस नहीं है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक है, ये जब मीडियम से पास करते हैं तो इन्हें मीडियम से पास करते हुए मीडियम में प्रोपेगेशन, इन्हें प्रोपेगेशन के लिए, मूव करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती.
और सेकंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम कहेंगे कि इनकी स्पीड कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और ये स्पीड वैक्यूम में है और एंड ऑलमोस्ट एयर में भी यही स्पीड है। तो जब स्पीड लाइट मूव करती है, यानी फोटोन ऑफ लाइट मूव करते हैं, तो इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि फोटोन चाहे गैमा रेज के हों या फिर रेडियो वेव्स के, इन फोटोन की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस इनकी फ्रीक्वेंसी का, इनकी वेवलेंथ का और इनकी एनर्जी का है, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज देयर ट्रेवल इन द पाथ, दैट ट्रेवलिंग पाथ। तो अगर हम ट्रेवलिंग पाथ की बात करें तो ये लीनियरली मूव करती हैं, सिर्फ उस वक्त अपने डायरेक्शन से डेविएट करेंगे जब ये इनकी इंटरेक्शन होगी, टकराव होगा। जब इनका टकराव होता है तो फिर इनके डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, अदरवाइज ये लीनियरली मूव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Electromagnetic radiation is a photon, and photons are neutral species, so we can say that they are undeflected by electric or magnetic field। यानी इन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, ये उससे अनअफेक्ट रहते हैं। और अगर हम फील्ड इनके मूवमेंट के दरमियान कहीं ये फील्ड अप्लाई भी कर दें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को, अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सबएटॉमिक फिजिक्स, यू मस्ट नो द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, आप लोगों ने इसको समझना है और इसको तैयार भी करना है। ये अगर हम लेफ्ट साइड से मूव करें तो सबसे पहले है गैमा रेज। गैमा रेज हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, एनर्जी इनकी ज़्यादा है और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है विद फ्रीक्वेंसी, सो इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और वेवलेंथ इनकी कम। अगर आप लोग देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज अप टू 10⁻24, अप 20 फ्रॉम 24 टू 20, फ्रॉम 20 टू 24, 10⁻20 टू 24। ये गैमा रेडिएशन की, या इससे भी लेस है इवन, यानी ऑलमोस्ट 10⁻19 से ऊपर ये स्टार्ट होती हैं फ्रीक्वेंसी, इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनकी। और इसी तरह इनकी वेवलेंथ बहुत कम है, और वेवलेंथ इनकी कहाँ तक जाती है? 10⁻, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी 10⁻12 या 11 तक जाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है हम कहेंगे गैमा रेडिएशन हैं। इसके बाद एक्सरेज। एक्सरेज गैमा रेडिएशन से कम एनर्जेटिक हैं, बट दीज आर आल्सो एनर्जेटिक रेडिएशन, और इनकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और उसी तरह वेवलेंथ जो है वो कम ही होगी। इसके बाद अल्ट्रावायलेट हैं, और अल्ट्रावायलेट के बाद जो रेडिएशन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। और विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता है ये 6-7 किस्म के कलर होते हैं। नॉर्मली जो प्रोमिनेंट कलर तो 6 हैं, लेकिन हम इनको 7 कलर्स में भी डिवाइड करते हैं आमतौर पर। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में और कमी की जाए तो ये इंफ्रारेड रीजन में चली जाती हैं। सो इंफ्रारेड रीजन जो है, इनकी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट से भी कम होती है, माइक्रोवेव की उनसे कम, रेडियो वेव की उनसे कम, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव उनसे भी कम। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम, और कम कितनी हो जाती है? 10⁻0 तक चली जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 हर्ट्ज तक। और जो वेवलेंथ है वो बढ़ के 10⁻8 तक चली जाती है, और 8 से भी बल्कि ज़्यादा 10⁻10 तक जा सकती है। तो ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं। तो ये इनका स्पेक्ट्रम है, आप लोगों को ये तरतीब और इनकी फिर कुछ ये रेंज का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जैसे मैकेनिकल वेव ओबे करती हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू को फॉलो करेंगे। लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप लोग इस इक्वेशन से देखें तो आपको पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। इट मींस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप ले लें तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट में चेंज नहीं आती, बट इनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो है अटेनुएशन। अटेनुएशन ये रिडक्शन इन इंटेंसिटी है। यहाँ पर तो मैंने रिडक्शन इन इंटेंसिटी कहा है, लेकिन ये सिर्फ इंटेंसिटी में रिडक्शन नहीं, बल्कि
जब भी रेडिएशन की इंटरेक्शन होगी विद मैटर तो उनकी इंटेंसिटी में रिडक्शन चेंज आ जाए, या फिर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, या फिर इवन डायरेक्शन में चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे ये अटेन्युएशन है। तो अटेन्युएशन उस वक्त होगी जब भी रेडिएशन मटेरियल से पास करेंगे। मटेरियल से पास करेंगे तो लाजमी तौर पर रेडिएशन जो है अपनी इंटेंसिटी में चेंज लाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड अटेन्युएशन, एंड दिस अटेन्युएशन इज ड्यू टू ऑब्जर्प्शन एंड स्कैटरिंग। यानी अगर पास कर रहे हैं तो पास करते हुए, मीडियम से पास करते हुए रेडिएशन की ऑब्जॉर्प्शन होगी, तो कुछ ऑब्जॉर्प्शन होगी और कुछ रेडिएशन पास कर जाएंगे, तो इंटेंसिटी में चेंज डेफिनेटली आएगी, और इस चेंज और इसी तरह स्कैटरिंग भी होगी। तो ये इंटरेक्शन की वजह से स्कैटरिंग हो सकती है। सो इस स्कैटरिंग या ऑब्जॉर्प्शन से, ऑब्जॉर्प्शन का रिजल्ट जो है उसको अटेन्युएशन कहते हैं, यानी कि इनकी इंटेंसिटी में चेंज आती है, और दिस इज अटेन्युएशन। रेडिएशन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जब रेडिएशन पास हो रहे होते हैं, किसी भी मूव कर रही होती हैं, तो मूव करते हुए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है कि इंटेंसिटी में चेंज जो है वो डिस्टेंस के, इनके ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटेंसिटी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जिस सोर्स से निकल रही है, सोर्स से निकलते हुए रेडिएशन जो है, ये सिर्फ रेडिएशन जो है वो रेडिएशन जो है वो सिर्फ मूव नहीं करती, बल्कि डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से इंटेंसिटी में जो चेंज है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से आती है। तो ये आप सिंपल सी एग्जांपल है, सूरज से रोशनी यहाँ तक पहुंचे तो क्या सूरज के करीब भी लाइट की यही इंटेंसिटी होगी? नहीं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और जैसे जैसे हम दूर, इवन आप देखें आप कुछ किलोमीटर दूर तक जाएं तो आपको ज्यादा हीट फील होगी, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन जमीन तक जो सूरज की लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती। तो डिस्टेंस के हिसाब से ये कम होती है, लेकिन सिंपली कम नहीं होती, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कम होती है। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, और ये रेडिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसके बाद हम नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर जो है डुअल है, यानी ये सिर्फ वेव लाइक बिहेवियर नहीं है, बल्कि इनका पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी है। यानी ये जब मीडियम से पास कर रही होती हैं तो सिर्फ यानी जब ये मूव करती है और इंटरेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो जो इनका रिजल्ट है उसको देखते हुए पता चल रहा होता है कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वेव लाइक है और कुछ पार्टिकल लाइक है। तो यानी इनकी नेचर डुअल है, इनको हम वेव भी कह सकते हैं और पार्टिकल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों में वेरिएशन आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मूव कर रहे होते हैं, और ये असल में इन दोनों फील्ड की जो मूवमेंट है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो एनर्जी जो है वो जो ट्रैवल करती है इन वेव्स में, वो साइनोसाइडल वेव की शक्ल में मूव करती है, यानी कि साइन वेव की फॉर्म में मूव करती है। एनर्जी चलती है इन वेव के अंदर। अगर हम देखें तो इनके अंदर, इनको अगर पार्टिकल के तौर पे लें, वेव के तौर पे लें, तो ये सिंपल सी बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक इनका और साइनोसाइडल वेव है। एक इनका इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो है दोनों वेव का कॉम्बिनेशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अगर पार्टिकल के तौर पे लें तो ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हैं, स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनर्जी हैं, जिनको हम क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो इनकी जो नेचर हमें नजर आती है वो फोटोन या क्वांटा लाइक है, यानी कि पार्टिकल। और अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनकी नेचर डुअल है, यानी वेव के तौर पर यूज करती है। ये तो सिर्फ समझने देखने की हद तक नहीं, बल्कि इनका बिहेवियर भी ऐसा ही शो होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन देखेंगे विद मैटर। तो अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सरेज या गैमरेज या फिर कोई भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है उसके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उनके रिजल्ट्स क्या है, उनको हम देखते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली एक्सरेज या गैमरेज
जब किसी मटेरियल से स्ट्राइक करती हैं, मीडियम स्ट्राइक करती हैं, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हैं। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, तो ये आयोनाइजेशन का फिनोमेना हमें नजर आता है, आयोनाइजेशन हमें नजर आती है, आयोनाइजेशन अकर होती है उस वक्त जब रेडिएशन की इंटेंसिटी यानी एनर्जी ज़्यादा हो, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे एक्सरेज और गैमा रेज। लेकिन अगर इनकी एनर्जी ज़रा कम होगी तो ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ला सकती हैं, और इसी को कहते हैं कि एटम एक्साइट होगा। दिस इज एक्साइटेशन ऑफ एटम। और जब ये रेडिएशन यानी अगर इनके मूवमेंट के दौरान रास्ते में कोई एटम आ जाए, तो अगर ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी एक्सरेज या गामा रेज की, तो ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। अदरवाइज अगर एनर्जी इनकी कम हुई तो ये आयोनाइजेशन एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगी। ज़्यादा एनर्जी है तो आयोनाइजेशन, कम है तो एक्साइटेशन, और कम एनर्जी है तो ये हीटिंग प्रोड्यूस करेंगी। और अगर इसी तरह, ये तो नॉन लिविंग मटेरियल की बात है, लिविंग मटेरियल के साथ भी यही कुछ होगा, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन और फिर हीटिंग। लेकिन लिविंग मटेरियल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ये अब्जॉर्ब होती हैं और आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये होगा कि सेल की ग्रोथ जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। और यही इफेक्ट्स हैं गैमा रेडिएशन के नियर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ताकि आयनाइजेशन ना हो। आयनाइजेशन अगर बॉडी में होती है तो इसकी वजह से ये इसके इफेक्ट बहुत हार्मफुल है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की या बॉडी की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी और उसमें अनोमली आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर अगर एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाए, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट एनर्जेटिक नहीं है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। हम वही कंसेप्ट को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो, ये आपको एरो बड़ा जो नज़र आ रहा है डार्क ग्रीन कलर का, इसमें ये इंसिडेंट बीम है जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और ये मैटर का ब्लॉक आगे पड़ा उसके आगे से स्ट्राइक करती है, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कुछ एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी बैक क्यों होगी, क्योंकि पीछे और मीडियम था, सामने और मीडियम आ गया, तो ये जो इंटरफेस है, ये जो सरफेस है मीडियम की, जहाँ पर जो ही वेव को एक नया मीडियम मिलेगा तो वो कुछ वेव जो है वो अपने आप को उनके उनका उनके जो इंटरेक्शन है, कोलिजन है, वो इस तरीके से होगी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी जो है वो ऑब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, अंदर चली जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगे। जो पेनिट्रेट करेंगी उनमें कुछ तो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे अंदर, और कुछ जो है फिर आगे निकल जाएंगी। जो आगे निकलेंगी वो तीन किस्म का चीजें हमें दिखा सकती हैं, तीन प्रोसेस हमें नजर आ सकते हैं। हमें फ्लोरेसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस नजर आ सकती है, यानी कुछ रेडिएशन जब एटम को ऑक्साइड करती हैं तो वो वही एटम जब डीऑक्साइड होता है, यानी ये रेडिएशन जब किसी एटम को एनर्जी देंगी तो वही एनर्जी से एटम ऑक्साइड होगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे, लेकिन जब वापस जाएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। और अगर उनकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट विजिबल रीजन में होगी तो हमें वो स्पार्किंग नजर आएगी, रोशनी नजर आएगी, तो हम इसे कहेंगे फोटोल्यूमिनेसेंस। तो हमें फोटोल्यूमिनेसेंस भी नजर आ सकती है, हमें ट्रांसमिशन भी नजर आ सकती है, कुछ रेडिएशन बगैर टकराए आगे गुजर जाएं, ट्रांसमिशन भी नजर आ सकती है, लेकिन इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन पीछे फोटोल्यूमिनेसेंस में या एक्साइटेशन में या इवन स्कैटरिंग में या अब्जॉर्प्शन में कंज्यूम हो चुकी है। तो कुछ रेडिएशन बाहर आ जाएंगी जिन्हें हम कहेंगे ट्रांसमिट हो गई, यानी गुजर गई हैं। और कुछ रेडिएशन जो है एटम से टकराने के बाद स्कैटरिंग देंगी। तो इनमें सब में जो ल्यूमिनेसेंस है और ट्रांसमिशन है, अगर आप देखें तो वो रेडिएशन जो ट्रांसमिट हुई है, अगर हम पर्टिकुलर किसी खास रेडिएशन को लेंगे तो उनमें वो उनके किसी के साथ कोलिजन नहीं हुई और जैसे एंटर हुई थी वैसे निकल गई। तो अगर हम उनकी बात करें तो उनमें अटेन्युएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अटेन्युएशन है, क्योंकि इंटेंसिटी में चेंज आई है, कमी आई है। और इसी तरह फोटोल्यूमिनेसेंस जो है ये अटेन्युएशन नहीं है, ये तो एनर्जी जो है वो बिल्कुल एक तरह की वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो सारे इकट्ठा देखें तो अटेन्युएशन है, सेपरेट देखें तो पहला फोटोल्यूमिनेसेंस है, फिर ट्रांसमिशन, और जो स्कैटरिंग है वो स्कैटरिंग होना लाइट का, दिस इज अटेन्युएशन। तो यहाँ पर अटेन्युएशन हमें नजर आई है। ये उसी उन्हीं को अगर फोटोन बीम की इंटरेक्शन को देखें तो अटेन्युएशन
अटेन्युएशन है, यानी अगर स्कैटरिंग या अब्जॉर्प्शन हो गई है और एज अ रिजल्ट हमें कम इंटेंसिटी मिल रही है या स्कैटरिंग वेव स्कैटर हुई मिल रही है, तो हम कहेंगे दिस इज अटेन्युएशन। अगर अब्जॉर्ब हो गई है या फिर अब्जॉर्ब हो सकती है, और ये जो अब्जॉर्ब हुई है ये वही आयनाइजेशन या फिर एक्साइटेशन पैदा करेंगे, जिससे बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। स्कैटरिंग ऑन द अदर हैंड जो है वो फोटोन की चेंज इन डायरेक्शन है, और दिस स्कैटरिंग जो है काज अटेन्युएशन। इसी तरह ट्रांसमिशन जो है वो फोटोन जो किसी किस्म के फोटोन जो कोलिजन जिनकी नहीं हुई या ऊपर वाला उनका नहीं प्रोसेस हुआ कोई, यानी उनकी इंटेंसिटी में चेंज नहीं आई, उनकी एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग तो वो सीधे गुजर गए हैं, सो इनकी ट्रांसमिशन हुई है, तो वही चीज़ों को दोबारा दिखाया गया। अटेन्युएशन के बारे में डिटेल से तो हमने बात की है पहले भी, लेकिन ये आप याद रखें कि जब भी स्पेशली अटेन्युएशन हम कहते हैं कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है, एक खास मल्टी वेवलेंथ की लाइट जो विजिबल लाइट है उसकी हम बात नहीं करते, खास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जो है, जब वो जैसे मोनोएनर्जेटिक वेव कहेंगे, वो मटेरियल से पास हो और उसकी इंटेंसिटी में चेंज आए, तो हम उसे कहेंगे अटेन्युएशन। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन अटेन्युएशन की हो जाती है। यानी अटेन्युएशन में यही होता है कि एनर्जी जो एंटर हो रही है किसी मीडियम में, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, तो ये इस शीट के अंदर जो इन बीम एंटर हो रही है और जो बीम बाहर निकल रही है, दोनों की इंटेंसिटी में वाज़ेह डिफरेंस है। और हम कहेंगे ये इंटेंसिटी में चेंज आ गई, कुछ स्कैटरिंग हुई, कुछ रिफ्लेक्शन हुई, तो हम इसे कहेंगे अटेन्युएशन। और अटेन्युएशन में जो प्राइमरी रेडिएशन होती हैं प्लस अटेन्युएटेड रेडिएशन, इन दोनों को माइनस करते हैं, यानी अटेन्युएशन की वजह से जो एनर्जी ज़ाया हो गई है, इंटेंसिटी में चेंज आ गई, वो जो अब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकती है या किसी और रीज़न से स्कैटरिंग आ सकती है, अब्जॉर्प्शन आ सकती है, तो उस एनर्जी को अगर हम प्राइमरी रेडिएशन से माइनस करें, तो जो एनर्जी जो रेडिएशन हमें मिलेगी ना, वो रेडिएशन है जो रेमिनेंटर है, यानी जो रेमिनेंटर एग्जिट रेडिएशन है, जो बाहर निकल रही है। तो बाहर निकले जो रेडिएशन है वो, यानी जो हमें बाहर ट्रांसमिटेड रेडिएशन नजर आ रही हैं, वो एक्चुअली उनकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, प्राइमरी रेडिएशन में से अटेन्युएटेड रेडिएशन को माइनस करने के बाद। तो आप इस रिलेशन को भी लास्ट वाले को देख सकते हैं। अब अटेन्युएशन, वो प्रोसेस जो अटेन्युएशन कॉज करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, और उन्हीं प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो ऐसे प्रोसेस हैं 5 जो अटेन्युएशन भी कॉज करते हैं, और वो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को डिस्क्राइब भी करते हैं। और वो हमारे पास 5 किस्म के वो प्रोसेस हैं, जिसको अगर हम एक साइड से शुरू करते हैं, तो पहला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, फिर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन एंड कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो ये 5 प्रोसेस हैं, इनको हम वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ। यानी जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये ऐसा फिनोमेनन है जिसमें कोई भी फोटोन जब स्ट्राइक करेगा किसी सरफेस के साथ, और अगर उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटोन का किसी सरफेस से स्ट्राइक करना और वहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब यहाँ पर समझ बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं कि क्या हर फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस हमें दिखाता है, या हर सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन मिट होते हैं बाय स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन। क्या ये सरफेस स्पेसिफिक हैं, फोटोन स्पेसिफिक हैं, कौन से हैं? तो बेटे आप याद रखोगे सारे लोग कि वो रेडिएशंस, वो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी एक खास वैल्यू से, यानी खास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो। खास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है खास एनर्जी से कम हो। तो अगर फोटोन की एनर्जी एक खास वैल्यू ऑफ एनर्जी से कम हो या खास फ्रीक्वेंसी से कम हो, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर उससे कम में फ्रीक्वेंसी होगी तो ये रेडिएशन एमिट नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकेंगे। अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फोटोन निकालने के लिए, अगर उससे ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब अगर बराबर है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस पर आ जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हुई एनर्जी इनकी या फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पर नहीं आएंगे बल्कि एजेक्ट हो जाएंगे उस अजाफी एनर्जी को लेकर जो इंसिडेंट फोटोन की थी,
और उस इजाफी एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी हासिल करेंगे। मसलन अगर हम बात कर, एक तो ये फोटोन की बात है, दूसरा सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ वीक होगी। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो फिर हाईली एनर्जेटिक फोटोन को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो कम एनर्जी वाले फोटोन भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर सकते हैं। मसलन एग्जांपल के तौर पर अगर आप फिगर में देखें तो ये पोटाशियम, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी कम हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। मसलन ये रेड फोटोन जो है इसकी एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इनकी ये वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, सो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्रीन कलर में देखें फोटोन को तो इसकी एनर्जी जो है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन ये 2 से ज़्यादा है, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की है पोटाशियम के सरफेस में, पोटाशियम मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उधर कंज्यूम हो जाएंगे और जो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उससे वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेकर, वो काइनेटिक एनर्जी लेकर ये निकल जाएगा। जबकि अगर आप ब्लू कलर में ये फोटोन को देखें तो इसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को की बाइंडिंग को तोड़ने के लिए, और ये बाकी जो एनर्जी है यानी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये यहाँ से पता चल रहा है हमें कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। लेकिन ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सरफेस पे डिपेंड करती है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा एनर्जी फोटोन की होनी चाहिए। और ये मैक्स प्लांक ने सुजेस्ट किया था ये फोटोन की एनर्जी का रिलेशन। अगर आप लोग देखें तो E इक्वल टू एच एफ, एच न्यू। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी के साथ, क्योंकि एच जो है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। सो अगर फिर स्ट्राइकिंग फोटोन जो है उनकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर आप लोग इसको मज़ीद डिटेल से देखें तो वो एनर्जी फोटोन की जो जिससे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस हमें दिखाता है, वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए सिर्फ नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग टूटती है। बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर काइनेटिक एनर्जी के उसको काइनेटिक एनर्जी बाकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर उसको लेकर सरफेस से निकल जाता है। तो फिर जो फोटोन की एनर्जी है अगर हम उसको एच एफ कहें तो वो होगी energy supplied to the electron to break the binding between that electron and nucleus of that surface, plus kinetic energy of electron which is required to move the electron from the surface toward outward direction. So जो वो एनर्जी जो उसको सिर्फ बाइंडिंग तोड़ने के लिए सरफेस पर लाने के लिए इस्तेमाल, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 2 किस्म की एनर्जी होगी, एक वर्क फंक्शन एक काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन कौन सी एनर्जी है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है उसको सरफेस पर लाने के लिए न्यूक्लियस से वो अलहदा करने के लिए। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। यानी इसका मतलब हर मेटल का हर सरफेस का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रही है उसका वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सप्लाई फोटोन की सप्लाई की हुई एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो कभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर सप्लाई की हुई एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा। और अगर सप्लाई की हुई एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा। तो हम ये रिलेशन भी जो राइट साइड में दिखाए जा रहे हैं नज़र आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। लेकिन ये यानी वर्क फंक्शन अगर से एनर्जी लेस हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं नज़र आएगा, बराबर हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और वो फ्रीक्वेंसी जिस फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी जिस
जिससे उसके पास जो एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन, अगर किसी फोटोन की एनर्जी यानी वर्क फंक्शन की इक्वल होगी, तो उस वक्त फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए चाहिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए। इसको कन्वर्ट करके इस तरह लैम्डा में भी कन्वर्ट, वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर अगर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो फिर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका जो निकलने का पॉइंट है, मतलब आप जरा देखें ना तो कि वर्क फंक्शन जो है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक है, इंटेंसिटी के साथ नहीं। इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होने से ऐसा नहीं होगा कि उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, इंटेंसिटी नहीं। इंटेंसिटी सिर्फ करंट को बढ़ाती है। करंट को स्टार्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है। मतलब अगर फोटोन है, उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इंटेंसिटी जितनी भी ज्यादा है, तो कभी भी उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन उस वक्त निकलेंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बढ़ाती है, करंट को तो बढ़ाती है, लेकिन वो वो जो लिमिट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, इंटेंसिटी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बल्कि इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन उस वक्त निकलेंगे जब उन फोटोन, टकराने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई। इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है इलेक्ट्रॉन के निकलने का। और दूसरा यह है कि अगर इंसिडेंट एनर्जी यानी फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी टोटल इंसिडेंट एनर्जी जो है वो डिड नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि, मतलब ये है कि जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वो आप जितनी मर्जी दे दो, यानी फ्रीक्वेंसी आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर दे, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा निकलने का हिसार इंटेंसिटी के साथ है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के स्टार्ट होने का तल्लुक जो फ्रीक्वेंसी से है। एनर्जी आप लोग या फ्रीक्वेंसी जितनी भी बढ़ा दें, उससे इंडिविजुअल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बढ़ेगी। इंडिविजुअल यानी टोटल एनर्जी जो है वो, इसको आप, ये शायद फिक्रा लिखने में कुछ ऐसे हो गया, आप लोग इसको वैसे समझ लें, ये सेंटेंस से कुछ इस तरह का लिखा गया, आप समझेंगे कि अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन जो मिनिमम लिमिट है ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं। और अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जो है, निकलने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। उनकी एनर्जी तो बढ़ सकती है लेकिन तादाद नहीं बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी इंटेंसिटी के साथ। तो अब याद रखिएगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो अ, अ, उसका तल्लक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं। फ्रीक्वेंसी का तल्लक, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे, लेकिन तादाद जो है वो इंटेंसिटी के साथ ही बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद का तल्लक इंटेंसिटी के साथ है और निकलने का तल्लक फ्रीक्वेंसी के साथ है। निकलने का तल्लक मीन के जो, जिस वो एनर्जी से निकलेंगे, मतलब ये कि आप देख रहे हो दो चीजें हैं, एक इंटेंसिटी है और एक फ्रीक्वेंसी है। इंटेंसिटी जैसे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, उनके पास एनर्जी तो ज्यादा होगी लेकिन तादाद नहीं बढ़ेगी। तो तादाद कब बढ़ेगी? जब उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोन की जो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो फोटोन की इंटेंसिटी का तल्लक इलेक्ट्रॉन की तादाद के साथ है और फोटोन की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ ताल्लुक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आप हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट,
इवन डिम सोर्स भी है। तो लाइट डिम सोर्स है लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी हाई है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे। अगर लाइट डिम नहीं है, ज्यादा शार्प है, ब्राइट है ज्यादा, तो फिर ब्राइट ज्यादा है यानी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, जबकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ उन्होंने क्लियर बता दिया दोनों तरफ। आप देखें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, चाहे लाइट डिम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है, लाइट जितनी मर्जी ब्राइट है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। अगर आप ये राइट हैंड साइड पे देखें तो ये जो हमारी सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल, और मटेरियल पार्टिकल सरफेस से निकल रहे हैं, तो वेव कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि मटेरियल पार्टिकल को इजेक्ट कर सके। सो यहाँ पर फोटोन की जो नेचर है वो पार्टिकल के तौर पे हमें नजर आ रही है कि फोटोन पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल को निकाल रहे हैं। और अगर आप लोग देखें इसके एप्लीकेशन, तो ये इसकी एप्लीकेशन फोटो सेल में है, यानी सोलर सेल, सोलर कैलकुलेटर, अलार्म, फ्लैश कैमरा, कैमरे की फ्लैश जो है वहाँ पर, सारों इन सारों में ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सोलर सेल है, एक सोलर पैनल में अगर आप देखो सनलाइट पार्टी है, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं लोड की तरफ, लाइट की तरफ। और ये कुछ इस तरह से अगर आप लोग देखें, ये डिटेल से दिखाया हुआ है। जो ही लाइट पड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर सर्किट में लोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और नीचे पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये डाउन फ्लो कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन ये, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअल में होगा ऐसे कि इलेक्ट्रॉन फिर से लोड से मूव करके अपनी एनर्जी इस लोड को देंगे, और फिर वापस आ जाएंगे इसी सोलर पैनल में। तो इन नीचे वाले जो पॉजिटिव आयन है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है सोलर सेल में इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब देखना यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका तल्लक किसके साथ है। तो आप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तल्लक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के साथ तल्लक तो है। यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अमल जो है स्लो होगा, और सिंपली स्लो नहीं होगा एनर्जी के साथ, बल्कि एनर्जी के क्यूब के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्यूब के हिसाब से कम होगी। और इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तल्लक सरफेस जिस पर फोटोन फॉल कर रहे हैं उसके एटम्स के साइज के साथ भी है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्यूब के हिसाब से बढ़ेगी। यानी थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 टाइम्स, 3 की पावर के हिसाब से बढ़ेगी। यानी आप लोग अगर साइज 10 गुना बड़ा एटम लेते हो, एटम का साइज 10 गुना बड़ा करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी वो 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड फिनोमेनन जो है हमें नजर आता है, सेकंड फिनोमेनन इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये भी लाइट की वजह से होता है। ये भी फोटोन ही ऐसा करते हैं कि फोटोन एनर्जेटिक फोटोन जब कहीं इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन टारगेट है, यानी इलेक्ट्रॉन समझ ले बाउंड नहीं, अगर बाउंड होगा तो जाहिर है फोटोन जब स्ट्राइक करेंगे तो ये इस रिकॉइल इसका होना मुश्किल है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो फोटोन जब इससे आगे स्ट्राइक करेगा तो फोटोन इसको रिकॉइल करेगा, इसको अपनी जगह से हिला देगा, और खुद भी फोटोन स्कैटर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फोटोन ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया और फोटोन स्कैटर हो गया। अब चूंकि इंसिडेंट फोटोन ने अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दी है, लिहाजा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब वेवलेंथ बढ़ गई। तो फिर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में एक डिफरेंस आ जाएगा, और उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया था कॉम्पटन ने, और यही उसका बड़ा काम है कि उसने इस डिफरेंस को रिलेट किया था स्कैटरिंग एंगल के साथ। यानी फोटोन जब स्कैटर होगा तो वो जितना अपने ओरिजिनल पाथ से स्कैटर होगा, उस स्कैटरिंग एंगल और वेवलेंथ के डिफरेंस में एक रिलेशन बना दिया कॉम्पटन ने। इसी वजह से कॉम्पटन इफेक्ट जो है, कॉम्पटन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो जितने एंगल पे स्कैटर होता है
उसका डायरेक्ट रिलेशन है उसकी एनर्जी के साथ, उसकी एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन उसने इस स्कैटर्ड एंगल को इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ के साथ, के डिफरेंस के साथ रिलेट किया था। आप इस बात को समझ लें, ये वेवलेंथ के साथ रिलेट करने का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करने का मतलब एनर्जी के साथ रिलेट किया। तो इसका मतलब है एंगल का और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो, और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, उसके साथ स्कैटर्ड एंगल का डिफरेंस रिलेशन तल्लक है। तो इसी को हम देखेंगे। यहाँ कैलकुलेशन जो है वो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके, हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं आते। अगर हम फाइनल रिलेशन की तरफ आए तो आपको रिलेशन नजर आ रहा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये लैम्डा डैश या लैम्डा प्राइम जो है ये वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की, क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और लैम्डा जो दिया हुआ है ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ कम होगी। तो दोनों का डिफरेंस यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेवलेंथ, दिस इज डिफरेंस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। तो डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा को रिलेट किए एंगल के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एच, एम, ई और सी ये इलेक्ट्रॉन का मैस, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट, ये चीजें सारी की सारी कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट हैं, तो फिर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्कैटर्ड एंगल के साथ। तो अगर आप लोग देखें ये नीचे जो ब्लैक कलर फिगर नजर आ रही है, तो जैसे जैसे स्कैटर्ड एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी में चेंज भी ज्यादा आ रहा है। फर्ज करें फोटोन जो है वो बिल्कुल स्कैटर नहीं होता, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक नहीं करता, तो उसकी एनर्जी वही 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। लेकिन अगर एंगल 30 पे जाएगा तो 75 के बजाय 74.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। अगर वो एंगल 60 पर स्कैटर होगा तो 70 रह जाएगी। अगर वो 90 पर स्कैटर होगा तो 66 रहेगी। तो जैसे जैसे स्कैटर्ड एंगल बढ़ता जा रहा है एनर्जी उसकी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो अगर ज्यादा एंगल पे स्कैटर होगा तो वो अपनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, लिहाजा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एंगल पर रिकॉइल होगा, वो एनर्जी भी ज्यादा गेन करेगा। तो ये यहाँ पर मतलब ये है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं और एंगल 180 ले लेते हैं तो 180 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का बैक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पर बाउंस बैक हो जाना। जिधर को जा रहा था हिट करके बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक होने पर वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। और उस सूरत में अगर हम कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करें तो ये नजर आती है हमें। और ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये हमें क्लियर नजर आएगी एक्सरेज और गैमा रेज के केस में, जबकि विजिबल लाइट में ये हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए कि ये वेवलेंथ में चेंज जो है ये बहुत थोड़ी है। और इतनी थोड़ी वेवलेंथ जो है, इतनी कम वेवलेंथ में चेंज जो है, चूंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ तो पहले बहुत ज्यादा है, लिहाजा विजिबल लाइट अगर बैक स्कैटर्ड हो रही है तो उस सूरत में उसकी वेवलेंथ जो है वो हमें इस उस सूरत में हमें ये बहुत थोड़ी चेंज जो है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ अपनी बहुत कम है। लेकिन एक्सरेज और गैमा रेज की वेव जो है वो वेवलेंथ जो पहले ही बहुत थोड़ी है, लिहाजा उसमें मामूली सी चेंज भी हमें प्रोमिनेंट नजर आएगी। सो इससे ये रिजल्ट सामने आता है कि विजिबल लाइट जो है ये कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना नहीं दिखा सकती, या इनके लिए दिखाना इसके लिए मुश्किल है, जबकि एक्सरेज और गैमा रेज जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट ज्यादा क्लियर दिखा, ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से उसका देखा जा सकता है। एंड ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो मेन यही है कि इसने एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस उसको रिलेट किया था स्कैटर्ड फोटोन के स्कैटरिंग एंगल के साथ। थर्ड है पेयर प्रोडक्शन। Pair production is a very interesting and simple phenomena of interaction of radiation, interaction of radiation with matter। यानी फोटोन, दो फोटोन है और वो दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं, अगर वो आपस में दोनों मिलते हैं तो वो पेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है, यहाँ पर बहुत सी चीजें सामने आती हैं, एक नहीं बहुत सारी, कि पेयर प्रोड्यूस क्या जहां मर्जी फोटोन मिलेंगे तो पेयर प्रोड्यूस होगा, ऐसा होगा? या फिर ऐसे होगा कि पेयर जो है वो, या ऐसे फिर होगा कि जोन से मर्जी फोटोन, जहां मर्जी नहीं जोन से मर्जी फोटोन आपस में मिलेकर पेयर प्रोड्यूस करेंगे, या जहां जहां मर्जी मिलेंगे तो पेयर प्रोड्यूस करेंगे। दो क्वेश्चन तो ये माइंड में आते हैं। यानी मिलने वाले फोटोन की एनर्जी जितनी मर्जी हो तो वो पेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं,
नंबर 1 क्वेश्चन, या फिर मिलने वाले दोनों एनर्जी, फोटोन की एनर्जी तो जितनी चाहिए उन पेयर प्रोड्यूस करने उतनी है, तो क्या वो जहां मर्जी मिले तो पेयर प्रोड्यूस कर दें? तो इन दोनों क्वेश्चन को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है, मिलने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि वो पेयर प्रोड्यूस कर सकें, और फिर जो पेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। अब मिलने वाले फोटोन की ये कंडीशन है, वैसे भी नजर आता है, समझ में आने वाली बात है कि अगर दो फोटोन आपस में मिल रहे हैं और उन दोनों फोटोन की एनर्जी जो है वो, उनसे जो पेयर प्रोड्यूस होंगे, पेयर बनेंगे, उनकी एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी से अगर उनकी एनर्जी अपनी कम हुई तो पेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। सबसे छोटे पेयर जो फोटोन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर है। पहले आप ये बात ध्यान में रख लें कि जो पेयर प्रोड्यूस होंगे उनमें लाजमी तौर पर एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल होगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पॉजिट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरा एंटी प्रोटॉन होगा। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरा एंटी न्यूट्रॉन होगा। मतलब जो प्रोड्यूस होने वाले पेयर हैं वो लाजमी तौर पर एक दूसरे का एंटी होंगे। सबसे हल्का, सबसे लाइट पेयर जो प्रोड्यूस कर सकता है फोटोन वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर के मैस को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो बनती है 0.511 MeV। और इसी तरह एक पॉजिट्रॉन जो है, इसका मैस भी चूंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लिहाजा इसका, इसकी एनर्जी जो बनेगी इसके मैस की वो भी 0.511 MeV होगी। तो दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो दिस बिकम्स 1.022 MeV। तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कंबाइंड जो एनर्जी, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जो एनर्जी हमें हासिल होगी वो 1.022 MeV एनर्जी होगी। इसका मतलब है मिलने वाले जो फोटोन हैं, अगर उन दोनों फोटोन की एनर्जी 1.022 MeV से कम होगी, देन दीज फोटोन नेवर प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोटोन की एनर्जी जब पैदा होने वाले पेयर से कम है तो फिर पैदा कहाँ होंगे? तो इसका मतलब है फोटोन, मिलने वाले फोटोन की एनर्जी बनने वाले पेयर से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो फिर ये फायदा होगा कि पेयर जो बनेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में निकल भी जाएंगे। तो एक बात तो ये है कि पैदा होंगे पेयर पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल। जब वो बनेंगे तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा उनके पास होगी उससे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएंगे, और मिलने वाले फोटोन की एनर्जी बनने वाले पेयर की रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन जेन में वही जो लास्ट जेन में आता है वो ये कि ये कहीं कहीं भी फोटोन मिल सकते हैं। अगर कहीं भी मिलेंगे, देखो फोटोन अगर कहीं भी मिल रहे हैं, किसी खास बैरियर के पास, किसी ऐसी जगह नहीं मिल रहे जहां पर वो उन दोनों की एनर्जी कंडेंस हो जाए, कहीं भी ओपन जगह पर मिल रहे हैं, तो वहां पर फोटोन मिलेंगे और नए फोटोन बन जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पेयर प्रोड्यूस हो। पेयर उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब फोटोन एक खास एनर्जी के साथ किसी बैरियर से टकराते हैं। स्पेशली जब बैरियर से टकराने का मतलब ये है कि उस बैरियर के न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे। न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे तो फौरन उनकी जो एनर्जी है वो कंडेंस होकर मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ज़्यादा मैटर प्रोड्यूस होगा, और वो मैटर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल की शक्ल में सामने आएगा। तो जब भी पेयर प्रोडक्शन होती है तो फोटोन की एनर्जी बनने वाले पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। जो पार्टिकल बनते हैं वो सेम नेचर के नहीं होते, ऑपोजिट नेचर के होते हैं। और जब भी फोटोन मिलते हैं तो इनकी एनर्जी को कंडेंस होना इनका ज़रूरी है, और कंडेंस किसी हार्ड चीज़ से होंगे और वो हार्ड न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की विसिनिटी में जब भी मिलेंगे ये पेयर प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड चीज़ है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, ना ही ये इंटरेक्शन का कोई किसी के साथ इसका तल्लक है। इसका तल्लक है पेयर प्रोडक्शन के साथ, कि पेयर प्रोडक्शन का उलट जो प्रोसेस है वो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। तो यानी मैटर जब एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। तो जहां भी मैटर और एंटी मैटर, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जहां भी मिलेंगे वहां पर फोटोन प्रोड्यूस होंगे। लेकिन बात वही है कि जब भी दो पार्टिकल, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो उनकी एनर्जी जो होगी उससे बनने वाले जो उनकी रेस्ट मास एनर्जी जो है, बनने वाले फोटोन की एनर्जी, फोटोन कम से कम उतनी या उससे ज्यादा एनर्जी से
एनर्जी वाले फोटोन प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोर्थ जो एप्लीकेशन है पैसेज ऑफ रेडिएशन विद मैटर या इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, वो है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो फोटो मीन लाइट या फोटोन, डिसइंटीग्रेशन टूटना, तो लाइट की वजह से किसी का टूटना, दिस इज कॉल्ड फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन, फोटो डिसइंटीग्रेशन को फोटो ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, और ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। ट्रांसम्यूटेशन असल में पता क्या होता है, एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। और अगर लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड फोटो ट्रांसम्यूटेशन या फोटो डिसइंटीग्रेशन। और ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। होता इसमें क्या है कि हाई एनर्जी फोटोन जब भी, या हाई एनर्जी फोटोन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी उनका लाजमी तौर पर वो गैमा रेडिएशन होंगी इतनी ज्यादा, क्योंकि देखो इसमें पता क्या, न्यूक्लियस में टूटना, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होनी है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। अब विजिबल लाइट या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, ये तो ऐसा नहीं कर सकती। इसको कौन तोड़ेगा, इसको इवन एक्सरेज के लिए भी मुश्किल है तोड़ना। सो इसको गैमा रेडिएशन जो है वो तोड़ सकती है। तो जब भी गैमा रेडिएशन, और गैमा रेडिएशन भी हर एक नहीं, अगर गैमा रेडिएशन की एनर्जी 7 MeV, मिनिमम 7 MeV होगी, तो इसकी रेंज उन्होंने 7 to 15 MeV लिखा, मिनिमम 7 MeV है, मैक्सिमम 15 MeV है। ये 15 MeV से ज्यादा का मतलब यह है कि अगर ज्यादा एनर्जी पर, ज्यादा एनर्जी की फोटोन, जब ज्यादा एनर्जी के फोटोन स्ट्राइक करेंगे, तो उससे यह है कि जो न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस, वो यानी पार्ट जो हैं वो ज्यादा बन सकते हैं। जो फ्रेगमेंट, जो इसके समझ लें फ्रेगमेंट्स हैं, वो दो से ज्यादा बन सकते हैं अगर 15 MeV से भी एनर्जी क्रॉस कर गई। तो यहाँ पर रेंज दी हुई 7 to 15 MeV, यानी मिनिमम, आप मैक्सिमम को छोड़ें, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमें फोटो डिसइंटीग्रेशन को आमतौर पर लेते हैं। मैं पहले मैक्सिमम को एक्सप्लेन कर दूं। 15 MeV उन्होंने कहा हुआ है कि रेंज 7 to 15 MeV है। 15 MeV का मतलब इसलिए 15 लिया कि अगर 15 से भी क्रॉस कर गई, 15 MeV से भी फोटोन की एनर्जी क्रॉस कर जाए गैमा रेडिएशन की, तो फिर ये होगा कि फ्रेगमेंट जो बनेंगे, यानी डॉटर न्यूक्लियस जो बनेंगे, वो दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्यादा तोड़फोड़ हो सकती है। हमने उसको फोटो डिसइंटीग्रेशन का मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी 7 MeV और मैक्सिमम 15 चाहिए। अगर 15 से ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस तो टूटेगा, बट उसमें फ्रेगमेंट दो से ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन 7 MeV का मतलब यह है कि मिनिमम 7 MeV एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, और इतनी एनर्जी फोटोन गैमा रेज के पास होगी। लेकिन गैमा के फोटोन जो हैं वो भी हर एक नहीं, वो गैमा के फोटोन जो ज्यादा एनर्जी वाले हुए, वो गैमा के फोटोन जिनकी एनर्जी 7 MeV से ज्यादा हुई, वो जब न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो न्यूक्लियस में चेंज लाएंगे, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में चेंज करेंगे। लेकिन ये चेंज कैसे आएगी, ये चेंज उसमें से प्रोटॉन भी इमिट हो सकता है, न्यूट्रॉन भी एजेक्ट हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी एजेक्ट हो सकते हैं, बीटा भी एजेक्ट हो सकते हैं, गैमा रेडिएशन भी निकल सकती है, या फिर क्लस्टर फ्रेगमेंट भी निकल सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पार्टिकल न्यूक्लियन वो भी निकल सकता है। तो अगर इस तरीके से अल्फा बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, फोटोन, न्यूट्रॉन कोई भी निकल सकते हैं, तो हम कहेंगे ये डिसइंटीग्रेशन है। एंड दिस बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इज ड्यू टू high energetic photon, so it is called photo disintegration। और इसमें जो फोटोन की एनर्जी है, ये कंडीशन यहाँ है, जो फोटोन की एनर्जी है वो जो न्यूक्लियस टूटा है उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, फोटोन की एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी फोटोन की, ये 7 to 15 MeV को लिखने का मतलब ये भी है कि कुछ न्यूक्लियस 7, यानी अनस्टेबल से अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो 7 से स्टार्ट होते हैं टूटना, और 15 तक टूट सकते हैं। 15 से ऊपर टूटेंगे जरूर, लेकिन वो ज्यादा उसके फ्रेगमेंट बन सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल जो है लिए फोटो डिसइंटीग्रेशन की, वो एक सिंपल सी एग्जांपल लिए मैग्नीशियम की, लेकिन ये मैग्नीशियम जो लिया, दिस इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम, अनस्टेबल आइसोटोप। अनस्टेबल आइसोटोप तो जरूरी था, अदरवाइज गैमा रेडिएशन से नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि अगर मैग्नीशियम 24 होता ना तो फिर गैमा से नहीं टूटना था। ये 25 है, तो मैग्नीशियम 25 इज द अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम। सो जब गैमा रेडिएशन से स्ट्राइक करती हैं तो इससे प्रोटॉन को निकाल बाहर करती हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा फिर, सोडियम। तो सोडियम जो है
ये हमें मिल रहा है, लेकिन सोडियम का भी अनस्टेबल आइसोटोप भी मिल रहा है। और ये अनस्टेबल मिलने का मतलब ये है कि ये फोटोन की इतनी ज़्यादा गामा रेडिएशन की एनर्जी नहीं थी। ज़्यादा एनर्जेटिक होता तो वो इस तरीके से तोड़ता कि स्टेबल आइसोटोप मिलता हमें सोडियम का, और दूसरा जो पार्टिकल इजेक्ट हो रहा था वो भी कुछ स्टेबल होता। तो इसने यहाँ पर यानी ये फोटो डिसइंटीग्रेशन की एग्जांपल है, और गुड एग्जांपल है कि जब भी गामा रेडिएशन के फोटोन जब स्ट्राइक करते हैं मैग्नीशियम 25 पर, तो उससे मैग्नीशियम जो डिसइंटीग्रेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में और फिर प्रोटॉन में। लेकिन एनर्जी जो स्ट्राइकिंग रेडिएशन है वो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। इसके इस फोटो डिसइंटीग्रेशन का एक हमें बहुत बड़ा फायदा यह है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गामा रेडिएशन की एनर्जी क्या थी। देखो बहुत आसान है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट है सोडियम 24 एंड प्रोटॉन 1। अगर आप सोडियम 24 की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ्स का हमें पता है तो हम मैथ्स को एनर्जी में इक्वल टू एमसी स्क्वायर के मुताबिक कन्वर्ट कर लें, और प्रोटॉन के मैथ्स का पता है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो हमें प्रोडक्ट की एनर्जी मिल जाएगी। और इसी तरह हम रिएक्टेंट की एनर्जी जो है उसकी मैग्नीशियम की भी कैलकुलेट कर लें, तो हम गामा रेडिएशन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें ये पता चल सकता है कि ये कितनी गामा रेडिएशन, गामा फोटोन जो है, गामा रेडिएशन के फोटोन कितने एनर्जेटिक होने हों तो वो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस टूटेगा। तो हम फिर उतनी एनर्जी के गामा फोटोन जो है वो स्ट्राइक करवाएं। नंबर वन तो ये है इसका पता कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना एनर्जेटिक फोटोन स्ट्राइक करवाना चाहिए, कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरा हमें इसका यह है कि अगर हम किसी मशीन से फोटोन जो है वो इजेक्ट करवा रहे हैं, तो फिर उस मशीन की कैलिब्रेशन भी हो सकती है कि अगर उस मशीन से निकलने वाले फोटोन मैग्नीशियम के न्यूक्लियस को नहीं तोड़ रहे, तो इसका मतलब है ये मशीन इस एनर्जी के फोटोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, सो इसमें खराबी है, तो इसको ठीक करना चाहिए। तो हम किसी मशीन की कैलिब्रेशन भी इससे कर सकते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए। और लास्ट आ गया पांचवी जो एप्लीकेशन है वो है कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग वैसे नाम से तो नजर आ रहा है, कोहेरेंट स्कैटरिंग का मतलब है एक खास ऑर्डर्ड स्कैटरिंग, एक खास तरतीब से स्कैटरिंग। आप लोग देखो ये फिगर भी नजर आ रहे हैं नीचे डायग्राम, जिसमें ये 3 कार्टून है और बिल्कुल उनकी कोहेरेंट मूवमेंट है। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग भी इसी तरह है कि जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ऑर्डर हो, यानी जो इंसिडेंट पार्टिकल है या इंसिडेंट फोटोन, सॉरी इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में ऑर्डर है, चेंज नहीं है, तरतीब है, तो फिर हम कहेंगे यानी बिल्कुल जितनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की है उतनी एनर्जी स्कैटरिंग फोटोन की है, तो हम फिर कह सकते हैं कि दिस इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। यानी अगर फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे, उसकी एनर्जी में, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज भी ना आए, लेकिन वो स्कैटर भी हो जाए, तो हम इस स्कैटरिंग को कहेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग। लेकिन ये होता कैसे है? होता इस तरीके से है कि फोटोन ने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, स्ट्राइक कर गया, इलेक्ट्रॉन ने उसे ऑब्जॉर्व किया और बहुत थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन क्रिएट प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन और फोटोन की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लिहाजा फोटोन उसने जो ही ऑब्जॉर्व किया उसकी एनर्जी बढ़ी और उसने फोटोन इजेक्ट कर दिया। जो उसी फ्रीक्वेंसी पर जो फोटोन इजेक्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, लिहाजा दोनों। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ऑब्जॉर्व कर रहा है और दूसरे को इजेक्ट कर रहा है, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में स्कैटरिंग तो होगी। सो ये स्कैटरिंग जो है इसको हम कहेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग, क्योंकि जितनी एनर्जी से फोटोन स्ट्राइक कर रहा था, जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्रीक्वेंसी से फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस हुआ है। असल में हमें अमल ये प्रोसेस देखने में ऐसे लगेगा कि शायद वो फोटोन ही स्ट्राइक करके स्कैटर हो गया, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को ऑब्जॉर्व किया है, उससे इसने एनर्जी ली, ये वाइब्रेट हुआ और उसके बाद इसने फोटोन इजेक्ट किया जो स्कैटर्ड फोटोन है।
और इसने डेफिनेटली किसी और डायरेक्शन में उसे एजेक्ट करना है, सो वो पहले वाला फोटोन अपने डायरेक्शन को चेंज कर गया, तो हम कहेंगे ये स्कैटर्ड फोटोन, और स्कैटरिंग कहेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन आमतौर पर ये किसी भी एटम का आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा करता है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसको फोटोन उसके साथ स्ट्राइक करेगा और वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, तो उसे फौरन निकल जाना चाहिए एटम को छोड़ के। तो सो आयोनाइजेशन तो यहाँ हो सकती है, लेकिन अगर आयोनाइजेशन होगी तो फिर फोटोन तो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन इंसिडेंट फोटोन को ऑब्जर्व करना है और आयोनाइज हो जाना, उसने उसको एटम को छोड़ देना। तो फोटोन इजेक्ट नहीं करेगा, वो खुद ही वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और काइनेटिक एनर्जी की सूरत में वो निकल जाएगा एटम से काइनेटिक एनर्जी लेकर। लेकिन स्कैटरिंग उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़े भी ना। तो किस सूरत में इलेक्ट्रॉन एटम के साथ भी रह सकता है और फिर स्कैटर्ड फोटोन भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये उस सूरत में मुमकिन है जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बहुत कम होगी। सो अब याद रखिएगा, कोहेरेंट स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो बहुत थोड़ी एनर्जी रखता है, जिसकी वजह से स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन खुद ही एटम को छोड़ जाएगा उस एनर्जी के साथ। तो एक चीज सामने आ गई कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए, इतनी कम होती है कि अगर आप डिटेक्टर की फोटोग्राफिक फिल्म सामने रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट नहीं होता, स्कैटर्ड फोटोन डिटेक्ट नहीं होता, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक फोटोन स्कैटर्ड फोटोन डिटेक्ट ही नहीं होता। और डिटेक्ट होने की ये वजह नहीं है कि ये इसमें कोई ऐसे कोई आ जाती है चेंज के ये फोटोग्राफिक फिल्म जो ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। असल में इतनी थोड़ी एनर्जी होती है कि फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंच ही नहीं पाता, तो जिसकी वजह से डिटेक्शन नहीं इसकी होती। तो ये एक इसको हम कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट स्कैटरिंग है। कोहेरेंट स्कैटरिंग दो टाइप की है, एक रेले स्कैटरिंग है और दूसरी थॉमसन स्कैटरिंग है। इसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि अगर हम रेले स्कैटरिंग की बात करें तो ये रेले स्कैटरिंग जो है ये उन इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाउंड होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि थॉमसन स्कैटरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एक कम एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक करे और वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वहां प्रोड्यूस हो जाए, स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस हो जाए, तो हम आइसोलेटेड एटम जो इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे ये थॉमसन स्कैटरिंग है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड भी है और वो फिर स्कैटरिंग प्रोड्यूस कर दे, स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस कर दे, तो हम इसे कहेंगे ये बाउंड है, तो फिर हम इसे कहेंगे ये रेले स्कैटरिंग है। लेकिन थॉमसन स्कैटरिंग में चूंकि इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट होता है, सो जब वो इलेक्ट्रॉन फोटोन प्रोड्यूस करेगा ना, स्कैटर्ड फोटोन, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पोलराइज्ड हो पहले वाले इंसिडेंट फोटोन के साथ, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में फिर उसको इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फोटोन जो है इजेक्ट कर सकता है। जबकि रेले स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम के साथ बाउंड है, लिहाजा वो पोलराइज्ड स्कैटर्ड फोटोन ही प्रोड्यूस करेगा। तो खैर इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन आपने याद रखना है कि कोहेरेंट स्कैटरिंग असल में उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन प्रोड्यूस होना, बट डायरेक्शन डिफरेंट होना, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो स्टूडेंट ये सारा लेक्चर था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम इसको फर्दर जो पार्टिकुलेट रेडिएशन की इंटरेक्शन उसको कमिंग लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।